प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में आपकी होस्ट आलिया आपके सामने। और आज हम हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करे हैं बैरिस्टर भाषानी साहब, जिनको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। आपका शुक्रिया जी, थैंक यू। ये खबर जो है इस वक्त बहुत डिबेट की जा रही है कि ये जो इंडिया में सीए का कानून अब वहां की हुकूमत ने लागू किया है, तो इंडिया ने तो माइनॉरिटीज को एक हक दे दिया। वहां से ये कहा जा रहा है कि वो तो एक सेकुलर कंट्री है, तो देखिए उन्होंने तमाम लोगों को इजाजत दे दी। जबकि दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसमें से मुस्लिम जो है उनको बहुत ज्यादा इसके ऊपर डस पहुंची है और वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। लेकिन क्या पाकिस्तान में जो हालात हैं माइनॉरिटीज के, या और जो बांग्लादेश है और इसके अलावा अफगानिस्तान, उनकी तरफ से क्या इसके ऊपर एतराज किया जा सकता है? सर, ओवर टू यू। देखें, ये बिल जब आया था ओरिजिनली, तो उस वक्त असल इस पे डिबेट हुआ था और उसमें बेशुमार जो है वो वीडियो और आर्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं प्रेस में या सोशल मीडिया पे। बहुत डिटेल डिस्कशन उस वक्त हुई थी। तो अब इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुई है, कुछ नए सिरे से उन्होंने कुछ चीज़ें इजाफा और कमी की है। तो मैं नहीं समझता कि अब इसमें इतने डिबेट वाली कोई बात रह गई है, चूँकि इस पे पहले ही सब बातें हो चुकी हैं। कोई नया नुक्ता जो है जिसको कहते हैं ना ऑब्जेक्शन का कोई पॉइंट, किसी ने उठाया नहीं है और वही बातें जो हैं वो दोबारा दोहरा रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान के सोशल मीडिया का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान का तो ये इशू बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से। और ना ही पाकिस्तान किसी भी एतबार से जो है वो पाकिस्तान की इंटाइटलमेंट है कि वो उस पर रिएक्ट करे, ना ही गवर्नमेंट की सतह पे और ना ही जो है वो सिविल सोसाइटी की सतह पे। चूँकि गवर्नमेंट जो है उसके क्लाजेट में उसका जो वो आपका होता है अलमारियाँ, उसमें जो स्केलेटन बंद हैं, पहले ज़रा वो अलमारियों के अंदर झांक के देख लें कि उनकी तादाद कितनी है और उनकी शक्ल सूरत कितनी खौफनाक है, और वहाँ पे किस कदर अमेंडमेंट्स की, नए बिलों की और किस कदर जो है तब्दीलियों की ज़रूरत है। जहाँ तक सवाल सिविल सोसाइटी का है, तो उन्होंने फोकस किया हुआ है हर चीज़ को कि इंडिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसका उसमें उनका कोई से या कोई पार्ट जो है वो बनता नहीं है। चूँकि अगर उन्होंने कोई आपने अपने किसी एक्टिविज़्म का इज़हार करना है, ख्वाह वो आप रिलीजियस बेसिस पे कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के बेसिस पे कर रहे हैं या आइडियोलॉजिकल बेसिस पे कर रहे हैं, कोई भी आप उसका नुक्ता नज़र उठा लें, तो आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखना होगा कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। आप जो है अगर ह्यूमन राइट्स को चैंपियन करें और आपके पड़ोसी ने जो है आपके घर के सामने जो है एक प्राइवेट प्रिजन खोल रखी हो, उसने लोगों को कैदी बना रखा हो, तो आप पूरी दुनिया में प्रचार करें लोगों की आज़ादियों की, तो ये बात कोई जचती नहीं है। तो यही बात पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी जो हैवीली इन्फ्लुएंस्ड है मुलायत और रिलीजियस रिएक्शनरी फोर्सेस के हाथों में, उनकी तरफ से ये कि उनको इस तरह की हर चीज़ जो है वो नज़र आती है इंडिया में। इंडिया के दीगर बिलों की तरह और दुनिया के हर बिल की तरह कोई बिल ऐसा नहीं है जिसमें किसी तनकीद की या किसी जो है वो कमी की या इजाफे की गुंजाइश न हो। क्योंकि ये सारे बिल जो होते हैं इनमें से कोई भी एलामी नहीं होता, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी आप अमेंडमेंट्स उसमें लाते हैं, तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो ये मसला तो बंगाल और असम का चलो बनता है पॉलिटिकली कि वहाँ पे इस तरह की जो कोई तब्दीली है उसकी वजह से हज़ारों की या मुमकिन लाखों की तादाद में वोट ऊपर नीचे होते हैं या कुछ लोगों की सिटीजनशिप मुतासर होती है, कुछ को मिलती है। तो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो डायरेक्ट तो वहाँ बंगाल और आसाम की बात समझ में आती है। अगर इसको रिलीजियसली देखा जाए तो फिर भी ये बात जो है उन लोगों की है जो हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं और उसके शहरी। जो लोग जो है वो क्विक मार्च कहते हैं जिन्होंने कर ली थी हिंदुस्तान से शेरवानियाँ पहन के,
और टोपियां पहन के तो निकल के आ गए थे कि हम एक जन्नत तख्लीक करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें पता नहीं किस तरह की एक दुनिया आबाद होगी। उनका अब ये राइट तो नहीं पहुंचता ना कि वो 75 साल पीछे जिस जगह को छोड़ के तर्क करके आ गए थे, अब उसके बारे में उनकी ये भी से हो कि वहाँ पे किस तरह के कानून बनते हैं, किसको सिटीजनशिप मिलती है और किसको नहीं मिलती। तीसरी बात जो इसको डिस्क्रिमिनेशन की ये बात कर रहे हैं, जो अजाइलम के कानून होते हैं पूरी दुनिया में, जो लोग इसको समझते हैं, ये हमेशा हिस्ट्री में पॉलिटिकली मोटिवेटेड ही रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अजाइलम के जो कानून कामयाबी से सक्सेसफुली चलाए गए और इम्प्लीमेंट हुए वो यूरोप में हुए हैं, वेस्टर्न यूरोप में या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जो कि बुनियादी तौर पे सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ एक उन्होंने रास्ता निकाला था लोगों को ईस्टर्न यूरोप से और सोवियत यूनियन से वेस्ट की तरफ ले आने के लिए एक इंसेंटिव, ताकि इन लोगों को यहाँ पे लाया जाए, उनको पनाह दी जाए और वो यहाँ पे वो एक तरह की जो है वो प्रोटेक्शन के अंदर रह के तो सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के अंदर सोशलिज्म के ख़िलाफ़ और सोशलिस्ट ब्लॉक के ख़िलाफ़ जो है वो वेस्टर्न कुव्वतों के जो इंटरेस्ट थे उनकी जो लड़ाई थी उसका हिस्सा बने, जो कि हुआ। लेकिन उन्होंने कम से कम इतनी शर्म ज़रूर रखी कि उसमें उन्होंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है ये कानून है, अजाइलम आप आके ले सकते हैं अगर आप अपने मुल्क में डिस्क्रिमिनेटेड है। तो वो उस तरीके से चलता रहा। आज आके तो उसकी मुख्तलिफ शक्लें भी जहाँ कहीं भी होता है तो उसके पीछे भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो डेफिनेटली उसकी एक मौजूद होती है रीज़न। अब ये जो है इसमें डिस्क्रिमिनेशन की कोई बात आती नहीं है लीगली। अगर देखा जाए तो इंडिया का एक वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और ब्रैकेट में विद बोल्ड जो है वो हिंदू, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, विच इज़ ट्रू। और ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको आप किसी भी तरीके से आप इसकी तरदीद नहीं कर सकते। इन मुल्कों में जिस बड़े पैमाने पे हिंदू माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेट किया गया, उनका कत्लेआम किया गया, उनके जो है वो ख़वातीन और उनके बच्चों को जिस तरीके से अगवा किया जाता रहा, उनको मज़हब तब्दील करने पे मजबूर किया जाता रहा, ये सारी चीज़ें जो है इज़ नॉट हिस्ट्री, इज़ समथिंग वी सी एवरी सिंगल डे इन फ्रंट ऑफ अस मुख्तलिफ जगहों पे। वो बांग्लादेश कदीम जो है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे 27% 28% के लगभग हिंदू माइनॉरिटीज़ रहती थी, या सिंध हो, तो वहाँ पे आप खुद ही जाके डेमोग्राफी देख लें तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे लोगों के साथ क्या अशर हुआ। और जो बच गए वो भी मुसलमान और हिंदू नमाज की कोई दरमियान की कोई मखलूक हैं, उनको भी आप हिंदू नहीं कह सकते उन मानों में। यानी जिस तरीके से उनको जबर के ज़रिए जो है वो तब्दील कर दिया गया, उनकी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ टॉकिंग, तर्ज ज़िंदगी, हर चीज़ वो बदल गई। तो ये जो है इस हवाले से कोई ये नहीं कह सकता कि इन लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया अगर उनको प्रोटेक्शन देता है और उसने ऐलान किया है तो इसमें मुझे कोई बुराई या डिस्क्रिमिनेशन नहीं नज़र आती। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट हु? डिस्क्रिमिनेशन भी एक जो है ना एक रेलिवेंट एक जो है वो लफ्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इंडिया को ये भी कहना चाहिए कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो और रिलीजन्स हैं उन पे जो हो रहा है वो भी आ जाएं, तो यहाँ तो एक आदमी नहीं बचेगा। क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे रिलीजन के नाम पे जो है विच हंटिंग हुई है इन मुल्कों में, तो इस हिसाब से तो बांग्लादेश ने जिस तरीके से जमात इस्लामी को प्रोसिक्यूट किया है, उसके लीडरों को फांसी चढ़ाया है, उनकी तादाद लाखों में, तो सिर्फ जमात इस्लामी के लोग भाग के इंडिया में चले जाएंगे। और इंडिया किस बुनियाद पे जो है वो इन लोगों को अपने मुल्क में पनाह दे, जो बांग्लादेश में बैठ के तो इंडिया पे बम फेंकने की और उसको नेस्तो नाबूद करने की बातें करें और इसी मंशूर के इर्द गिर्द अपनी जमातें बनाएं, अपनी पूरी ज़िंदगी की सियासी जो है वो जदोजहद उसके इर्द गिर्द रखें, और इंडिया उनको कह दे कि नहीं जी अगर अब आपको अपना ही मुल्क जो है वो प्रोसिक्यूट कर रहा है तो आप आ जाएं। तो ऐसे नहीं होता। ज़ाहिर है जैसा कि मैंने कहा
हर मुल्क अगर किसी को इनवाइट करता है आने के लिए, अपनी सरहदें खोलता है, सिटीजनशिप देता है, तो उसका अपना क्राइटेरिया होता है जो उसकी पार्लियामेंट को अप्रूव करना चाहिए। ये बात अलबत्ता है कि इंडिया सर की वो तो पार्लियामेंट 2019 में इंडिया की पार्लियामेंट अप्रूवल दे चुकी है इसकी। हाँ, और चूंकि वो एक इदारा है जिसके पास ये इंटाइटलमेंट है कि वो उसको डिस्कस करके देखे कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, तो अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं वो उसको अप्रूव कर देते हैं, तो पार्लियामेंट एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी के अंदर जो होती है आखिरी कॉम्पिटेंट इदारा होता है, वो एक डिसीजन करता है। मुमकिन है वो डिसीजन गलत भी हो, लेकिन उसके पीछे वहाँ के करोड़ों अवाम खड़े होते हैं, चूंकि वो लोग इलेक्ट हुए हुए होते हैं। तो इसलिए ये बात जो है ना, ये जो एक रवायत चल पड़ी है कि आपको जो है वो अपने इर्द गिर्द कुछ नज़र नहीं आता, अपनी सोसाइटी में जो खुली डिस्क्रिमिनेशन है उस पर आपकी नज़र नहीं जाती, जो जुल्म और तशद्दुद है, जो माशी जो है ज्यादती और जुल्म है, ये सब कुछ नज़र नहीं आता, तो हर चीज़ में आपको इंडिया का कोई ना कोई जो है वो चीज़ मिल जाती है सोशल मीडिया को। तो ये बल्कि सर इसमें तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि जैसे एक तो ये कि 2014 से पहले जितने केसेस पेंडिंग हैं और उनके तो उनके जो है वो केसेस उसकी स्पीड तेज हो जाएगी और उनको उनको ये हक हासिल होगा। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने कहा कि लोग तो ये भी कि भाई अब तो इकोनॉमी के हालात इतने बुरे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो महंगाई वहां पर इतनी ज्यादा पाकिस्तान में और वहां पर सारी चीजें सस्ती मिल रही हैं, तो महंगाई से तंग आकर अगर उन्होंने इसमें मुसलमानों को भी शामिल कर लिया तो वो तो सारा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। वो कहेंगे चलो ठीक है उधर चले जाते हैं ताकि वहां पे इस तरह की भी बातें हो रही। नहीं, इन बातों में भी जो है वो वजन है। पहली बात है ये इंटाइटलमेंट ही नहीं बनती कि इंडिया जो है इनको इनवाइट करे, लेकिन अगर है तो आप देखें गुज़श्ता 1-2 सालों में मिलियन के हिसाब से लोग मुल्क छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान से। माशी हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल और पॉलिटिकल जो कयास है, जो चीज़ें हैं उनको सामने रखते हुए, तो अब ज़ाहिर है कि ये कोई भी रिस्क नहीं ले सकता कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क को इस तरह ओपनली कोई इनविटेशन दे दे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को वो संभाल सके। क्योंकि सूरत हाल आपके सामने है, ये खर्चा भी डेफिनेटली जो है मौजूद है, लेकिन ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इन्होंने अननेसेसरीली इनके अंदर एक जो है वो रवायत जड़ पकड़ चुकी है कि आप इंडिया को फोकस किए रखें, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो असल मसाइल हैं जैनवन किस्म के, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है, वहाँ वो डेमोक्रेसी के नाम पे ड्रामा हो रहा हो या मैशियत के नाम पे खुद हुक्मरान तबकात जो है वो जिस तरह की लूट खसूट में जो है वो शरीक हों, या जिस तरह की जुल्म और नाइंसाफ़ी वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के साथ और वहाँ की मोस्ट पावरफुल इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हो रही है, तो उसके खिलाफ कोई बात ना करे या उस तरफ ध्यान ना दे। यहाँ पे सब अच्छा नज़र आता हो और दूसरे मुल्कों के जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा के मामलात हैं वो आपको तूफ़ान नज़र आते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि ये एक बिल है और कोई दुनिया का बिल जो है आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, लेकिन देखना ये होता है कि क्या वो क्रिटिसिज्म जो है वो जस्टिफाइएबल है भी या नहीं। ऐसे बात करना जो है वो तो कोई भी बात कर सकता है, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन, उसके पीछे मौजूद जो आर्गूमेंट है, उसमें जो विजडम है, कोई रैशनल है, वो भी तो देखें। ठीक, इसमें सर ये भी तो है ना एक सवाल कि अगर इन कंट्रीज में जिसका उन्होंने कहा पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान, वहां पर अगर माइनॉरिटीज के हालात बेहतर हों और उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ना हो, या वहां के हिंदू पारसी जैन सही आराम से रह रहे हो, तो वो उधर ना जाए, वो कहें कि भाई ये कानून बना भी है तो उनकी कोई अप्लाई ना करे वहां पर। ये भी तो है ना कि हालात अगर आप इन लोगों के अच्छे कर दें। नहीं, ये तो बड़ी बात है जी, वो सीधी सीधी बात है कि अगर हालात अच्छे हों तो ये बिल ही नहीं आ सकता, इस तरह की डिस्कशन ही ख़त्म हो जाती है। जैसा कि हम्म मैंने कहा कि ये डिस्कशन ये पाकिस्तान से मुतल्लक नहीं, हम्म लेकिन पाकिस्तान अपने आप को बिला वजह उसमें घसीट रहा है। ये डिस्कशन बंगाल और आसाम के मुताल्लिक हो तो ज़रूर है, तो उसमें एक डिबेट है
और वो डिबेट इसलिए है कि उसके पीछे एक वजह है। लेकिन आप जो डिबेट बना रहे हैं वो बहुत अननेसेसरी और अनवांटेड है, और उसको ज़ाहिर है कोई भी रेशनल इंसान, कोई रेशनल माइंड जो है वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अच्छा बैरिस्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा इस पे एक और है, वो ये है कि ये भी चल रहा है कि जो पाकिस्तान है, तो वो अक्सर बात की जाती है पाकिस्तान के अंदर हुकूमती सतह पर भी, और स्पोक्स पर्सन भी, फॉरेन जो स्पोक्स पर्सन है उनकी उस पर भी कई मरतबा, और फिर सिविल सोसाइटी में भी, कि जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं उनके साथ बड़ा बुरा सलूक हो रहा है। तो अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि देखिए फिर इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा करे इसके जवाब में कि जो इंडियन मुस्लिम्स हैं उनको अडॉप्ट कर लें और वो जो अपने बॉर्डर्स खोलें, और उनके लिए एक ऐसा कानून बना लें कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आपको बहुत दर्द है इंडिया के मुस्लिम्स का, तो आप उनके लिए एक ऐसा कानून बनाएं कि वो आपकी तरफ आ जाए। तो क्या ऐसा हो सकता है, और क्या ऐसा करना चाहिए, और क्या अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान का बनेगा क्या? क्योंकि सर ऑलरेडी 24 करोड़ है, तो वहां से भी अगर 23 करोड़ आ गए तो। नहीं, पहली बात यह है कि जो पार्टीशन के वक्त वहाँ से लोग निकले थे, उनमें से भी आज अभी आपको लाखों लोग ऐसे मिलेंगे जो झूंपड़ पट्टियों में और स्लम्स में और गैर इंसानी कंडीशन में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में या कस्बों में आबाद हैं। तो आपने उनको कौन सी कोई जन्नत नुमा किस्म की जगह दे दी कि आपको जो है वो इंडिया के मुसलमान जो इस वक्त एक बाकायदा एक तरक्की करते हुए फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क के अंदर एक बढ़ती हुई जो मैशियत है उसका हिस्सा है, उनमें आपको नज़र आ रहा है कि वो बेचारे को बहुत बड़े मजलूम है और उनके लिए मुल्क जो है वो खोला जाए। तो पहले तो ये देखें 47 के बाद जो कुछ बांग्लादेश में हुआ था, और उसमें ये बिहारी नाम की जो मखलूक आपको नज़र आती है आज भी बांग्लादेश में भी और पाकिस्तान में भी, कि जो बेघर बेदर बेआसरा और बेसहारा सड़कों पे और इस तरह की जगहों पे पड़े हुए हैं, उनकी तादाद भी लाखों में। तो ये जो है ये इस मसला ये नहीं कि कहीं किसी मुसलमान को कोई तकलीफ है तो उसमें पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह का एक ख़ास माइंड और कोई ख़ास इदारा बैठा हुआ है जिसको तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के मुख्तलिफ जो है वो टूल्स हैं, और जब कहीं इनको ज़रूरत पड़ती है उस टूल को ये इस्तेमाल करते। तो जो मुल्क खुद जिसका अपना जो है वो सबसे बड़ा अपोजिशन लीडर ये कह रहा हो कि इस मुल्क का जाने में अब शाम सुबह गया या शाम को गया और इसका हैशर जो है वो श्रीलंका वाला होने वाला है, और जिसके अंदर आप डेमोक्रेसी के नाम पे एक ड्रामा करके तो मुल्क के हिस्से बखरे करके तो मुल्क की ताकतवर कुव्वतों के साथ बांट दें, जिसमें आप खुद सब कुछ हों, आपका भाई जो है वो वज़ीर आज़म हो, आपकी जो है बेटी वज़ीर आला हो, आपका दामाद जो है वज़ीर ख़ारजा हो, बाकी मुल्क भी आप इसी तरीके से तकसीम करके तो जितनी ताकतवर कुव्वतें हैं सिंध में पीपल्स पार्टी ने तकसीम कर दी सारी, इस तरह सरहद में जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं वो पीटीआई ने तकसीम कर दी, और लोगों को आप कहें कि हम कोई इंसाफ की और पता नहीं किसकी जंग लड़ रहे हैं। इसमें से आप मुझे ये बताएंगे ये 3 मोस्ट पावरफुल पार्टीज़ हैं जिनको आप स्टेक होल्डर कह सकते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में। तीनों स्टेक होल्डर्स को इक्वली अपने हिस्से का जो है टुकड़ा मिल गया है, स्टेक मिल गया। किसी को पंजाब और मरकज़ में मिला के मिल गया, किसी को सिंध और बलूचिस्तान में मिल गया, किसी को सरहद में मिल गया, और वो खाते भी हैं हुर्राते भी हैं। उनकी तकारीर देखें, जिस असम्बली में जाके उन्होंने हल्फ उठाया, मिनिस्टर बन गए, उससे तनख्वाह और मराद ले रहे हैं, उसी असम्बली के पहले सेशन में कहते हैं ये गैर कानूनी है और गैर आईनी है। अरे भाई ये गैर आईनी और गैर कानूनी है तो आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? फिर आपको किस कानून के तहत फिर आपने ये हल्फ उठाया? आप किस कानून के तहत जो है वो तनख्वाह लेते हैं? आप किस कानून के तहत जो है वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं? जिस मुल्क में आपकी टॉप लीडरशिप और रूलिंग एलीट का जो माइंड सेट है, जो ज़हनी दिवालियापन है, जो मेंटल बैंक्रप्सी है, उसकी ये सतह हो कि वो इस कदर मुनाफ़क़त पे उतर आएँ कि वो अवाम को कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, जो असम्बलियाँ बनी हैं, ये गैर आइनी और गैर कानूनी हैं, और डेली बेसिस पे ये कहते हैं, और दूसरी तरफ खुद उन असम्बली में बैठे के तो दोनों हाथों से वो जो है
अपनी मरात वो समेट रहे हैं, और कोई कहता है मैं तनख्वाह नहीं ले रहा। भाई तनख्वाह वो लोग रहते हैं जो इज्जतदार सफेद पोश किस्म के लोग होते हैं। आप तनख्वाह क्यों लेंगे जब आपने अंडर द टेबल पूरे मुल्क पे हाथ रखा हुआ है और उसको नोच नोच के खा रहे हैं? तो तनख्वाह जैसी चीज जो है उस पे आप क्यों अपना खामखा जो है वो जायका खराब करेंगे? तो ये हालत है इस मुल्क की, इसमें लूट खसुट का ये आलम है। और ये इंडिया को लेसन देते हैं कि वहां पे सिटीजनशिप आप किसको दें और किसको ना दें। ये जो है ये वही बुगदाद का किस्सा है, वही बुगदाद का, कि जब बुगदाद तबाह हो रहा था तो वहाँ की रूलिंग एलीट और अशराफिया और वहाँ की जो क्लैरिक हैं वो किस बहस में थे। ये एग्जैक्टली ये चीज है। वेरी वेल सेड। आपका पॉइंट के पहले अपने घर के और मुल्क के हालात जो हैं वो ठीक कर लें, उसके बाद जो है किसी और पे बात करें, यह की जा सकती है। बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बहुत शुक्रिया कि आपके साथ इस टॉपिक पर बात हुई, आइंदा भी बात होगी। आपका शुक्रिया, थैंक यू।